आज 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। आज ही के दिन 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर हुआ था, जिस पे लगभग 54 देशों ने इंडिया के समेत साइन किया। उसके बाद आज तक 213 देशों ने और स्टेट्स ने जो है पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स के इस डिक्लेरेशन पर साइन किया और इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स के ऊपर साइन किया, जिसके ऊपर मैं डिटेल में बोलूँगा। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की मंगल कामनाएं। 26 नवंबर संविधान दिवस की मंगल कामनाएं। 6 दिसंबर अभी 4 दिन पहले हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, भारतीय संविधान के निर्माता, दुनिया के महानतम मानवतावादी क्रांतिकारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन। मंच पर विराजमान अतिथि, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेयरर्स, संघ के ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स और महाराष्ट्र से और विभिन्न राज्यों से आए हुए लोगों, आज हम जो 26 नवंबर संविधान दिवस और 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का जो सेलिब्रेशन और एक्शन का प्रोग्राम पूरे 15 दिनों तक जो है कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, उसका आज का ये नेशनल इवेंट है। 26 नवंबर को हमने नागपुर में इसकी शुरुआत की। उसके बाद 4 दिसंबर को उड़ीसा में बरगढ़ में ये प्रोग्राम हुआ और इसका ये कंक्लूडिंग आज प्रोग्राम है। लेकिन प्रोग्राम कंक्लूडिंग है, लेकिन राइट्स का मूवमेंट जारी रहेगा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश की पहली पार्टी है जिसने संविधान दिवस और मानवाधिकार दिवस को साथ में 15 दिन सेलिब्रेट करके प्रोग्राम ऑफ एक्शन करने का डिसीजन लिया। इस लिहाज से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने ये दोनों चीज़ों का जॉइंट सेलिब्रेशन किया। क्यों किया, क्या इसके कारण है, क्या रीजन है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर में डिटेल में हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के लोगों को अब तक इस विषय में जिनके ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो या चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, उन्हें गाइड नहीं किया, रादर मैं ये कहूँगा कि मिसगाइड किया। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। 21st सेंचुरी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 20वीं शताब्दी में जो बदलाव आया, मैं समझता हूं कि इसको ठीक से समझने की जरूरत है। और भारत का संविधान, मानवाधिकार और हमारे 130 करोड़ लोग अभी जो भारतीय हैं, भारत के 130 करोड़ लोग हैं और उसमें 100 करोड़ बहुजन्स हैं, 30.5 करोड़ SC STs हैं। इन लोगों से ये चीज़ें सब कैसी जुड़ी हैं, इन चीज़ों से, संविधान और मानवाधिकारों से इसका सलूशन कैसे आ सकता है, मैं समझता हूँ कि इस विषय पर गंभीरता से सोचने का जो है आज इवेंट है। और इसलिए अनलाइक द अदर पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्राम्स जिसमें जनरली डिमागोगी होती है, डिमागोगी यानी लोगों को गुमराह करने के लिए शो किया जाता है, वैसा शो और वैसा स्पीच ना करते हुए मैं समझता हूं कि आज का मेरा जो स्पीच है, मैं इस बात पर फोकस रखूंगा कि भारत के 130 करोड़ लोग और 100 करोड़ बहुजन्स और 30.5 करोड़ SC ST और दुनिया के 743 करोड़ जो ह्यूमन बींग्स है,
उनकी प्रॉब्लम्स ये तमाम चीज़ों से कैसे सॉल्व हो सकती है। दुनिया के 10,000 साल की सभ्यता के हिस्ट्री में 10,000 साल की सभ्यता के हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा वॉज द फर्स्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट, जहां 1215 में, जून 1215 में ये माना कि लोगों के भी कुछ अधिकार होते हैं। उसके पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन में ऐसा माना जाता था कि राजा जो डिसाइड करेगा वो लोगों ने मानना है। धर्म जो डिसाइड करेगा, धर्म के पुरोहित लोग, प्रीस्टली क्लास जो डिसाइड करेगा उसे लोगों ने मानना है। बिफोर मैग्ना कार्टा 1215 देयर वॉज either the law of God or law of king, but there was no law of the people. 1215 के पहले दुनिया में, including the Buddhist period, either there was the law of God or law of king. There was no law of the people. 1215 में मैग्ना कार्टा जब डिक्लेयर हुआ ब्रिटेन के अंदर में, उस समय पहली बार फॉर्मल रूप में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं, लोगों के भी कोई राइट्स होते हैं, किंग को मानना पड़ेगा। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में 5-6 बड़े आंदोलन हुए जिससे दुनिया बदली है। आजकल आंदोलन कम होते हैं, मोर्चे ज्यादा निकलते हैं, हेडलेस मोर्चास। आंदोलन कम होते हैं, मोर्चे ज्यादा निकलते हैं, हेडलेस मोर्चास। इसलिए परिवर्तन नहीं आता। 25 लाख 30 लाख लोग खड़े होने के बावजूद परिवर्तन नहीं आता। वो परिवर्तन ना आने का कारण है क्योंकि मोर्चे में जो लोग होते हैं और उनको लीड करने वाले लोग सारे हेडलेस होते हैं। इतने जल्दी ताली मत बजाओ, थोड़ा और सब्र करो और बहुत ताली बजाना है आप लोगों को। मैं आज का स्पीच बहुत डिटेल में देने वाला हूँ और महाराष्ट्र के संदर्भ पे भी बहुत बोलूंगा। पहले हिंदी में बोलूंगा, नंतर समजायला पाहिजे म्हणून थोडं मराठी सुद्धा बोलणार, ज्यांच्यासाठी ऍप्लिकेबल होणार त्यांच्यासाठी। 4-5 ऐसे रेवोल्यूशन हुए जिसमें दुनिया बदली है। दुनिया ऑटोमेटिक नहीं बदली, कोई ऊपर से नहीं आया बदलने के लिए दुनिया को। किसी राजा ने दुनिया को नहीं बदला, किसी धर्म ने, किसी धर्म पुरोहित ने दुनिया को नहीं बदला। दुनिया बदली है 5-6 रेवोल्यूशन और आंदोलनों की वजह से। कौन से वो 6 आंदोलन है जिसकी वजह से दुनिया बदली? द क्रिस्टालर मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। यूरोप के अंदर 2 आंदोलन हुए, क्रिस्टालर मूवमेंट एंड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। पहला आंदोलन जिसने चर्च को चैलेंज किया, जिसने चर्च को चैलेंज किया, प्रीस्टलीहुड की अथॉरिटी को चैलेंज किया कि नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, लोगों के राइट्स होते हैं। देन देयर वाज अ रिनाइसेंस ऑफ साइंस अगेंस्ट दी चर्च। दुनिया के अंदर में साइंस का एज आया, एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं। उसने चैलेंज किया जितने डोगमास थे धर्म के आधार पे, जो पुरोहितों ने निर्माण किए थे यूरोप के अंदर में या भारत में, यहाँ के एरियल एंटीना ने निर्माण किए थे, उसको साइंस एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने चैलेंज किया यूरोप के अंदर में। उसके बाद 4 बड़े रेवोल्यूशंस आए दुनिया के अंदर में, और मैं समझता हूं उसका जिक्र करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। एक रेवोल्यूशन है जिसको दुनिया ने, जिसने दुनिया को नया सिद्धांत दिया, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दुनिया में जो डेमोक्रेसी आज हम देख रहे हैं, जो डेमोक्रेसी ट्राइबल रिपब्लिक्स में थी, गण पद्धति में थी, वो केवल गणों में डेमोक्रेटिक सिद्धांत था, समाज में डेमोक्रेसी नहीं थी। गण पद्धति में 2, 4, 5 गणों में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थी,
लेकिन डेमोक्रेसी समाज में नहीं थी। डेमोक्रेसी का आज के फॉर्म का उदय हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। गण पद्धति में डेमोक्रेटिक सिस्टम, समाज में डेमोक्रेसी नहीं थी। इस बात को समझने की जरूरत है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से डेमोक्रेसी का उदय हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 सिद्धांतों को पॉपुलर किया: इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। 3 सिद्धांतों को पॉपुलर किया: इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। कि लोगों का अधिकार है कि वो डिटरमाइन करें कि कैसे नेशन स्टेट्स की कंसेप्ट में वो रहना चाहते, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट की कंसेप्ट में वो रहना चाहते हैं। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन and the 3 principles of equality, liberty and fraternity. French Revolution. In the meantime, there was another silent revolution going on in America, but that revolution was not a complete revolution. ठीक 18वीं शताब्दी में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, उसी समय में अमेरिका में, उसी समय में कॉन्स्टिट्यूशन, पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमैटिक ढंग से लिखा गया फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत। अमेरिका में पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से लिखा गया, लेकिन ब्लैक्स लोगों के राइट्स उसमें गारंटी नहीं किए गए। ब्लैक्स लोगों के अधिकार अनगारंटीड रहे। उसके बाद 20वीं शताब्दी में 2 रेवोल्यूशन हुए। एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ, एक चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ। 4 ये रेवोल्यूशन: फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन। उसके पहले क्रिस्टालर मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट एंड द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, साइंस ने जो चैलेंज किया। लेकिन ये जब आंदोलन जब चल रहे थे, उसी समय भारत में भी एक आंदोलन चल रहा था। भारत में 2 तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक आंदोलन चल रहा था भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से। वो आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में। लेकिन एक आंदोलन महात्मा फुले से, जिसकी शुरुआत हुई, और बाबा साहब अंबेडकर के पीरियड तक जिस आंदोलन ने अपना सक्सेस मिलाया, वो आंदोलन एक्चुअली लोगों के राइट्स का, डिग्निटी का और डेवलपमेंट का आंदोलन था। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो भारत में पहली बार लोगों के राइट्स, अधिकार, राइट्स, डिग्निटी यानी गरिमा, डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, ये तीनों चीजों का आंदोलन अगर सही मायने में कहीं भारत में चल रहा था तो वह महात्मा फुले के मूवमेंट से शुरू हुआ और बाबा साहब के पीरियड में वो गारंटीड वे में सक्सेस हुआ। तो इसलिए भारत में भी एक रेवोल्यूशन आया, जिस रेवोल्यूशन को मैं दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कहता हूं, और वो रेवोल्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने लाया, और केवल 36 इयर्स में लाया। और वो रेवोल्यूशन मोर्चे निकाल के नहीं लाया, वो रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लाया, इंटेलिजेंस के आधार पे। आज मैं मोर्चे वालों के लिए बोल रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए आप। आज मोर्चे वालों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मोर्चे ज्यादा निकल रहे, बेचारे पुलिस लोगों को ड्यूटी भी बहुत करना पड़ रहा है, तो सबका दर्द समझ के मैं बोल रहा हूं। अगर आप मोर्चा निकाल रहे हो, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रास्ता नहीं निकल सकता, ऐसा आपका बोलना है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप मोर्चे ज्यादा निकाल रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे रास्ता निकालना है, इसलिए आप मोर्चा निकाल रहे हो। तो मैं बाबा साहब की बात बताऊंगा डिटेल में आपको। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो रेवोल्यूशन लाया, वो रेवोल्यूशन मोर्चे निकाल कर नहीं लाया, और महाराष्ट्र के सो कॉल्ड अम्बेडकराइट लोगों ने कम से कम इस बात को समझने की जरूरत है। The Mahad Satyagraha and Kalaram Temple movement were not the morchas. They were the civil rights movements. They were the civil rights movements. लोगों के नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को
कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करने के लिए महान सत्याग्रह और कलाराम टेम्पल का आंदोलन हुआ। भले उसमें लाखों लोग शामिल थे, लेकिन ऐसे लाखों लोग शामिल नहीं थे जो 10 लाख लोग 20 लाख लोग सड़क पर आते, बाद में उनको मालूम नहीं रहता है। वो कहते हमारा मूक मोर्चा है। सही में आप मूक मोर्चे के प्रतिनिधि हो, क्योंकि आप मूर्ख हो। आपका मूक मोर्चा इसलिए क्योंकि आपका विचार नहीं, आप बोल नहीं सकते, इसलिए आप मुंह बंद करके हो, मुझे मालूम है। और आप जितने दिन मुंह बंद रखो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। बाबा साहब अंबेडकर ने सिविल राइट्स मूवमेंट जब चलाया, महान सत्याग्रह और कलाराम टेम्पल का, उसके बाद हिस्ट्री ये कहती है कि बाबा साहब अंबेडकर ने साइमन कमीशन को चार्टर दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, एविडेंस दिया। उसी के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का न्योता है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बाबा साहब ने रिप्रेजेंट किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1933 में बाबा साहब अंबेडकर ने एग्जैक्ट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है, उसको ड्राफ्ट करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने उस कमेटी में काम किया 1933 में स्पेशली। तो 1935 में जाकर पहली बार अस्पृश्यों के और आदिवासियों के राइट्स जो है वो गारंटीड हुए। लेकिन उस समय में बैकवर्ड क्लासेस आंदोलन भी चल रहा था। बैकवर्ड क्लासेस आंदोलन उस समय में जयदेव और जवलकर चढ़ा रहे थे। मैं आज ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि आज मैं मानव अधिकारों पर बहुत बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज का डे है और आज इंडिया में मानव अधिकार का कोई एक्सपर्ट है तो वो विजय मानकर है आज के तारीख में, इसलिए मैं ह्यूमन राइट्स पे बोलने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। लेकिन आपको थोड़ा महाराष्ट्र में जो डायलेमा कंफ्यूजन चल रहा है, इसलिए बोलना जरूरी समझ रहा हूं। अदरवाइज मैं अपना टाइम इस पे वेस्ट नहीं करता, क्योंकि लोगों ने बहुत टाइम और पैसा वेस्ट कर दिया। जयदेव और जवलकर और डीटीएनटी का आंदोलन उस समय में राम सिंह जी भनावत, ये 3 लोग जो है, एक डीटीएनटी बंजाराओं के लीडर थे राम सिंह जी भनावत, और ओबीसी, जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं, उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव उस समय में प्रमुख थे। एक का नाम था जयदेव और दूसरे जो लीडर थे उनका नाम था जवलकर। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय जयदेव और जवलकर जी से ये कहा, जयदेव और जवलकर जी से ये कहा कि आप एक काम कीजिए, अभी अंग्रेज ये कहते हैं, गांधी जी ये कहते हैं कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं, और बाबा साहब ने कहा कि मैं अस्पृश्यों को रिप्रेजेंट करता हूं। तो अंग्रेजों ने इस बात को माना कि डॉक्टर अंबेडकर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी करना चाहता हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अंग्रेज इस बात को मानेंगे नहीं, और गांधी जी तो डंडा लेके बैठ गए कि मेरे अलावा भारत की बात कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए जयदेव और जवलकर जी को बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ जो है अपनी बात को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहिए, बाद में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट मेरे ऊपर छोड़िए, मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट बैकवर्ड क्लासेस के लिए करूंगा। पर उस समय में जो बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट था, जो सत्यशोधक समाज मूवमेंट से आगे आया शाहू महाराज के बाद, महाराष्ट्र के मराठा शाहू महाराज को भूल गए। मेरा यह क्लियर मानना है कि शाहू महाराज वॉज द ग्रेटर किंग देन शिवाजी महाराज। मेरा यह क्लियर मानना है, मैं क्लियर बोल रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर। शिवाजी महाराज से अगर ज्यादा प्रोग्रेसिव काम किसी का होगा तो वो शाहू महाराज का। और क्यों है, शायद मैं बोल दूंगा बीच में बोलते बोलते, क्योंकि सम्राट अशोका के बाद सबसे पहली बार अगर मानवतावादी कल्याणकारी नीति को एज अ स्टेट पॉलिसी अगर किसी ने अडॉप्ट किया होगा, अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्क, भूमिपुत्र किंग्स ऑफ दी असम, पाल राजास, इनके बाद मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर किसी ने लागू किया होगा तो शाहू महाराज ने किया है। शिवाजी महाराज वॉज अ गुड किंग, लेकिन शाहू महाराज वॉज अ ग्रेट किंग।
शिवाजी महाराज वॉज अ गुड किंग, बट शाहू महाराज वॉज अ ग्रेट किंग. मैं समझता हूं जिनको इंग्लिश समझते हो उनको गुड और ग्रेट का डिफरन्स मराठीमध्ये भाषांतर करणार नाही, कारण भाषांतर मध्ये वेळ जाणार. आणि मी ह्युमन राईट्स डे मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन डे ला आणि सुप्रीम कोर्टच्या लॉ अँड ऑर्डरला तोडणार नाही. 10 वाजता बंद करणार आहे, मला माहिती आहे लॉ अँड ऑर्डर आहे. आय विल नॉट ब्रेक द लॉ. तर उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भाई आप जो है सिर्फ अपनी बात को बोलो, बाकी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट अगर आपको नहीं भी समझ रहा तो मैं उसको करता हूं, लेकिन आप अपनी बात को बोलो. तो उस समय बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट ने और डीटीएनटी के मूवमेंट ने एक गलती की. क्या गलती की? बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट ने ये गलती की. गांधी जी ने ये बोला, ब्राह्मणिकल लोगों ने उनको ये कहा, जो अभी के हमारे ओबीसी भाई बहन हैं उनसे ये कहा कि भाई आप ये अस्पृश्य जैसे क्यों बनते हो, आदिवासियों जैसे क्यों बनते हो, आप तो ऊंचे हो ना उनसे. तो आप ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर की बात जो वो कर रहे हैं कि मेरे को राइट्स चाहिए, उसे मत करो. आप एक काम करो, आप ऊंचा बनो आंदोलन चलाओ. आप राइट्स का आंदोलन मत चलाओ. आप कौन सा आंदोलन चलाओ? ऊंचा बनो आंदोलन. ऊंचा बनो आंदोलन. तो उस समय में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जयदेव और जवलकर जी ने यह मिस्टेक की. जयदेव और जवलकर जी ने यह मिस्टेक की. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह नतीजा हुआ कि एससी एसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट हुआ, लेकिन ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट नहीं हुआ. इस बात को समझने की जरूरत है. तो जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, और अगर कोई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखे 21 फरवरी 1948 के पहले जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टेबल हुआ, उसको अगर उठाकर देखे और कोई मुझे अगर बताए कि 21 फरवरी 1948 के पहले यह आर्टिकल जो 340 है उसमें आपको कहीं ओबीसी का रेफरेंस मिलता है क्या, ये आप मुझे उठा के बताइए. नहीं मिलेगा. बाबा साहब अंबेडकर को एक्स्ट्रा एफर्ट करके फिर ओबीसी का सेटलमेंट करना पड़ा. फिर ओबीसी का सेटलमेंट करना पड़ा आर्टिकल 340 और 16(4) में. तब जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी और ओबीसी का सेटलमेंट हुआ. लेकिन उस समय तक भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जो नॉन ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी कि हम शूद्र हैं. वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि हम शूद्र हैं. वो तभी भी कहते कि है हम क्षत्रिय हैं. द प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉल्सहुड. द प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉल्सहुड. वो ये कहती थी कि नहीं हम क्षत्रिय, हमको तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है. आज ऐसी कम्युनिटी मजबूर हो गई है ये बोलने के लिए अब हमको आरक्षण दो, अब हमको आरक्षण दो. अब आरक्षण मिले, जो जो पिछड़ा है उसको मिले. कैसा मिलता है ये असेंबली देखेगी, पार्लियामेंट देखेगी और कोर्ट देखेगा. वो अपना दिमाग चलाते रहेंगे. मैं अपना दिमाग उसमें नहीं चला रहा हूं, कुछ और बात में चला रहा हूं. जो भी अगर पिछड़ गया उसको मिले, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैसा मिलेगा वो लोग दिमाग चलाएंगे. उसका दिमाग अभी हम नहीं बताएंगे. तो इंडिया के अंदर में जो चेंज आया 10,000 साल की सभ्यता में, 10,000 years of Indian civilization, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नर्मदा वैली सिविलाइजेशन एंड विदर्भ प्लेटू सिविलाइजेशन. 10,000 साल जो इस देश के नाग और असुर थे, उन नागों ने और असुरों ने इस देश में सभ्यता का निर्माण किया. जो पहली सभ्यता इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर इंडस वैली जहां इंडस रिवर है वहां निर्माण हुई. उसके करीब करीब दूसरी सभ्यता निर्माण हुई सतपुड़ा, नॉर्थ सतपुड़ा के पहाड़ों में और जंगलों में और केव्स में, जो आदिवासियों ने, जिसको बेसिकली अभी हम गोंड कल्चर कहते हैं, वो गोंड कल्चर में नर्मदा वैली सिविलाइजेशन निर्माण हुआ.
और तीसरी सिविलाइजेशन विदर्भ प्लाटू में निर्माण हुई। तीनों सिविलाइजेशन नागों ने और असुरों ने बनाए। वैदिक हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, वेदों के विषय में इतना ही बोलूंगा, स्मृतियों के विषय में इतना ही बोलूंगा कि वो रिलीजन कम है, लॉ ज्यादा है। वो रिलीजन कम है, लॉ ज्यादा है। व्हाट इज धर्मा और व्हाट आर द धर्मशास्त्रास? द धर्मशास्त्रास वर नथिंग बट द इररिलीजियस and inhumane and unjust laws of varna and caste। जो धर्मशास्त्र थे वो और दूसरा तीसरा कुछ और ना होकर जाति और वर्ण का अमानवतावादी अन्यायकारी कानून थे। इससे ज्यादा वेद और स्मृति कुछ नहीं थे इंडिया के अंदर में। तो कल की सभ्यता में एक नया इंडिया बनाया। कौन सा इंडिया बनाया? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, संविधानिक भारत, लोकतांत्रिक भारत। ये भारत पहली बार बाबा साहब अंबेडकर ने 10,000 साल की सभ्यता में बनाया। तो बाबा साहब अंबेडकर के वजह से देश में डेमोक्रेसी आई, देश में संविधान आया, देश में राइट्स गारंटीड हुए, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हुए। और इसलिए मैं बाबा साहब अंबेडकर को दुनिया के तमाम रेवोल्यूशनरी में सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी मानता हूं। इतना बड़ा रेवोल्यूशन और दुनिया के कई हिस्ट्री में नहीं आया, ये बात को हमें समझने की जरूरत है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ। 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ। 26 नवंबर ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है। संघ ने जब इसकी शुरुआत की, एम्बस ने 2008 में, तो अब देश में उसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है। वो उसे कहते थे लॉ डे। तब संघ एम्बस जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसकी शुरुआत किया, तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा। और आज हर कोई मान रहा है कि 26 नवंबर ये लॉ डे नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे लिहाज से 26 जनवरी और 15 अगस्त से ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक हम बने, 15 अगस्त को हम आजाद हुए। लेकिन अगर आज देश आजाद है और देश रिपब्लिक है तो वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से है। इसलिए 26 नवंबर ये दोनों डेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हमें समझना होगा, इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन इसी दौरान जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिक फीचर्स है जिसके विषय में मैं बोलूंगा, लेकिन जिस समय भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया में, उसी समय में वर्ल्ड में एक डेवलपमेंट हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और 1945 में 26 जून को दुनिया के 50 देश इकट्ठा आए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को साइन किया। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को साइन किया क्योंकि जो पहले विश्व युद्ध के बाद में जो अन्यायकारी लीग ऑफ नेशंस ने जो कंडीशन रखी थी जर्मनी के ऊपर, उसके वजह से हिटलर की निर्मित हुई और हिटलर ने उसका फायदा लेकर जर्मनी को एक पूरा मिलिट्री नेशन में कन्वर्ट किया, जिसकी असफल कोशिश आजकल नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले विश्व युद्ध की गलती के बाद दुनिया में जो लोग जीते और जो लोग हारे, दोनों को एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि हम पहले विश्व युद्ध के बाद जो गलती की उसके आधार पे अब दुनिया नहीं चल सकती, अदरवाइज दुनिया सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। तो यूएन चार्टर जब साइन किया गया तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई, जिसका संदर्भ आज हमारे साथ में ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस यूएन चार्टर में लिखा गया कि यूएन चार्टर बनाने का मतलब केवल राष्ट्रों को इकट्ठा लाना नहीं, केवल सिक्योरिटी करना नहीं, केवल पीस देना नहीं, पर इसके दो और बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। क्या दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं? एक, ह्यूमन राइट्स को गारंटीड करना,
दूसरा, दुनिया में डेवलपमेंट को लाना, जस्टिस को लाना, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में गारंटी किया। रिप्रेजेंटेटिव ने 1945 में ब्रिटिश इंडिया के उसको साइन किया। उसमें एक नॉन ब्राह्मण थे तमिलनाडु के, और 48 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर दुनिया के देशों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया। ये तमाम डेवलपमेंट्स पैरेलल डेवलपमेंट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बनाते वक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट था। क्या महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट था? महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट यह था, व्हाट वाज द basic argument of Baba Saheb Ambedkar during the Constituent Assembly? If you read the draft of States and Minorities of Dr. Baba Saheb Ambedkar, as submitted to the Fundamental Rights Subcommittee on 24th March 1947, we come to a very, very fundamental opinion. What is that fundamental opinion? What Baba Saheb Ambedkar gave during the period when human rights were taking shape in the world. बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही कि जो भारत का संविधान हम बना रहे हैं, वो संविधान में हमें केवल अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को ही गारंटी नहीं करना है, हमें इस बात को देखना है कि हमें अपने आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार और कलेक्टिव राइट्स यानी कम्युनिटी राइट्स को भी फंडामेंटल राइट्स बनाने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स बनाने चाहिए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के पास पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं थी। He was the only elected member parliament of scheduled caste federation, and that too not from Maharashtra. क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में, असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव होना उतना जरूरी नहीं है। They believe in unelected democracy, not elected democracy. महाराष्ट्र के लोगों की वीकनेस है थिंकिंग की। They believe in unelected democracy like the Republican system of Shakyas and Vajjis, not the elected democracy as practiced in the world today. तो उस समय में भी बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में महाराष्ट्र से वो नहीं जीत पा रहे थे, तो बंगाल से, जयसुर और कुलनार से बाबा साहब अंबेडकर को बंगाल के चंडालों ने, आदिवासियों ने, यानी बंगाल के शेड्यूल्ड कास्ट ने, आदिवासियों ने और पंजाब के शेड्यूल्ड कास्ट लोगों ने इनडायरेक्ट रोल प्ले करके बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में जिताया। महाराष्ट्र के लोगों को ये हिस्ट्री थोड़ी मालूम होने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर 1946 का इलेक्शन महाराष्ट्र से नहीं जीत पा रहे थे। उस समय एक एमएलए था केवल सीपीएन बेरार से और एक एमएलए था बंगाल से। बाकी पूरे बॉम्बे प्रोविंस से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक भी एमएलए नहीं था, ड्यू टू द रॉन्ग सेटलमेंट ऑफ पूना पैक्ट, जो बाबा साहब पर ब्लैकमेल करके फोर्स किया गांधी जी। तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को सबमिट किया, तो बाबा साहब अंबेडकर अकेले मेंबर पार्लियामेंट थे, वाज नॉट हैविंग द पॉलिटिकल मेजॉरिटी। सिंस ही वाज नॉट हैविंग द पॉलिटिकल मेजॉरिटी, दैट कमिटी व्हिच वाज लेड बाय जेपी कृपलानी, a Sindhi from, whether I should say India or Pakistan, no, that is a different thing, but he was a Sindhi basically, जेपी कृपलानी। और जेपी कृपलानी के उस 11 मेंबर्स की कमेटी में बाबा साहब की स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को वोटिंग में डिफीट किया गया, 1 वोट 2 वोट से डिफीट किया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने नेहरू को इंसिस्ट किया कि हम जब तक आर्थिक अधिकारों को मूलभूत अधिकार नहीं बनाते, सामूहिक अधिकारों को मूलभूत अधिकार नहीं बनाते, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों को मूलभूत अधिकार नहीं बनाते, तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्टिव राइट्स और इफेक्टिव गारंटीज नहीं होगी। ये बाबा साहब ने नेहरू को भी कन्विंस करने की उस समय में कोशिश की। नेहरू ने सैद्धांतिक तौर पे तो बाबा साहब की बात को माना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे इनकॉर्पोरेट करने का अभी समय नहीं, ऐसा कहा।
और नेहरू जी ने यह कहा कि अभी अगर हम आर्थिक अधिकारों को मूलभूत अधिकार बनाएंगे तो शायद इंडिया अभी पॉवर्टी से ऊपर आ रहा है, हमारे पास में वो स्टेट की कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको गारंटी कर सके, इसलिए हम इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखते हैं और जब एप्रोप्रिएट समय आएगा तो हम इस पर फिर अमेंडमेंट करके विचार कर सकते हैं। ऐसा नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय में कहा। बाबा साहब was not convinced in principle, but उस समय की परिस्थितियों में बाकी का संविधान बाबा साहब ने सेटल किया। ये बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गई। लेकिन 16 साल के भीतर 1950 से 1966 में दुनिया में और एक डेवलपमेंट हो गया। क्या डेवलपमेंट हुआ? जिसके तरफ भारत के मोस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले एनजीओज का ध्यान नहीं है। ये एनजीओज भारत के ह्यूमन राइट्स के, मैं समझता हूं या तो वो जानते हैं और बोल नहीं रहे, या तो वो जानते नहीं और ह्यूमन राइट्स का काम करना चाह रहे हैं। वो ह्यूमन राइट्स को डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या डिक्लेरेशन हुआ 1966 में? फिर दुनिया के देशों ने यूनाइटेड नेशंस में जाके फिर दुनिया के लोगों ने राटिफाई किया, साइन किया। किस चीज को साइन किया? जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स 1966 comprises of the International Covenant of Civil and Political Rights, the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, and 3 optional protocols thereunder, with the preamble of Universal Declaration of Human Rights 1948. It is an international bill of human rights. That is a written law, that is a codified law, it is not an unwritten law. जिनको लॉ समझता है उनको ये बात जरूर समझना चाहिए, it is not an unwritten law. As recognized by the custom, it is as enacted by the people. जिनको लॉ समझता है उनको ये समझेगा, जिनको नहीं समझता उनको लॉ फिर से जाके पढ़ने की जरूरत है। तो दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों का बिल, ये बात को दुनिया ने माना कि अब केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार ही मूलभूत अधिकार नहीं, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार भी मूलभूत अधिकार है। यह सेम आर्ग्यूमेंट था बाबा साहब अम्बेडकर का, जो बाबा साहब अम्बेडकर 1947 में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में कर रहे थे। सेम आर्ग्यूमेंट, बट इट वॉज कोडिफाइड इन अ सिस्टमैटिक वे। बाबा साहब की बात को अलग ढंग से माना। संयुक्त राष्ट्र के अंदर में उसका बिल ऑफ राइट्स डिक्लेयर हुआ। उसके 1 साल पहले 1965 में 1 साल पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965, जिसको हम ICRD 1965 कहते हैं, उस पर दुनिया के देशों ने साइन किया, रेटिफाई किया। 1979 में सीडो, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के मूलभूत अधिकार, मानव अधिकार 1979 में डिक्लेयर हुआ। कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 में हुआ। 1984 में कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर डिक्लेयर हुआ। कन्वेंशन ऑन डिसेबिलिटीज 2007 में डिक्लेयर हुआ। ILO के अंदर 2 और कन्वेंशन हुए जो आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, कन्वेंशन नंबर 107 एंड कन्वेंशन नंबर 169। जो 169 कन्वेंशन है जिसको भारत ने साइन नहीं किया, 107 को साइन किया 1957 में ILO के, और उसके बाद 2007 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007 का फिर डिक्लेरेशन नया आया। अब ये तमाम डिक्लेरेशंस में जो 9 कोर ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस है ह्यूमन राइट्स, एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट एन अनरिटन लॉ, it is a written law, it is a codified law, it is an international law. Human rights is not a slogan, it is an international law. Please understand this.
अगर भारत में बदलाव लाना है तो ह्यूमन राइट्स की मिसकंसेप्ट को कृपा करके रिमूव करो. इट इज नॉट अ स्लोगन, इट इज नॉट अ कस्टम, इट इज अ इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ हैज क्लियर प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस. लॉ इज ऑलवेज बाइंडिंग, इट इज नेवर वॉलंटरी. कृपा करके इस बात को समझो. और ये बाइंड कैसा होता है ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आज देश में मैंने 30.5 करोड़ SC/ST की पेटिशन डाली और वो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली, इंडियन स्टेट के खिलाफ डाली और वो एक्सेप्ट हुई है इंडिया के अंदर में. इसलिए ये बात मैं कर रहा हूं. 30.5 करोड़ लोगों का SC/ST का पेटिशन. बाबा साहब अंबेडकर के बाद इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ. जो मैंने 15 अगस्त 2016 को जो पेटिशन किया और उसके बाद 15 सितंबर 2016 को पेटिशन किया. 15 अगस्त का पेटिशन आपके आगे अभी जो बुक रिलीज किया उसमें है, आप लोग उसको वेरीफाई कीजिए. उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया है, राष्ट्रपति कार्यालय ने रेफर किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेफर किया और साथ में लोकसभा और राज्यसभा ने भी रेफर किया है. और अब पूरे भारत सरकार के अंदर में वो जो है वो पेटिशन घूम रही है और 31 दिसंबर तक उन्हें मुझे आंसर देना है. 31 दिसंबर तक मुझे आंसर देना है. और इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करो डाइल्यूट करो डाइल्यूट करो, अरे भैया पहले अपने दिमाग को तो डाइल्यूट करो. अरे बाबा कौन से दुनिया में आप जी रहे हो? ये 21st सेंचुरी है और बुरा मत मानो. 21वीं सदी में क्रांति ये शिवाजी महाराज के तलवार से नहीं आती है, बाबा साहब अंबेडकर के कलम से आती है. तो इसलिए इस बात को समझो. मुझे मालूम है आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, पर मैं आज आपका बीपी नहीं बढ़ाऊंगा. आपके दिमाग में प्रॉब्लम है मुझे मालूम है. उदयनराजे भोसले, मी म्हणालो उदयन भोसले राजे नाही, राजे गेले. आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राजों को समाप्त कर दिया. राजे गेले, आता फक्त उदयन भोसले राहिले. तो उदयन भोसले जी, मुझे मालूम है आपको दिमाग कम है और शरद पवार के दिमाग से अगर चलोगे तो प्राइम मिनिस्टर बनने की जगह BCCI के अंदर क्रिकेट गुल्ली डंडा खेलना पड़ेगा आपको. तो इसलिए ये शरद पवार के और उदयन भोसले की बस की बात नहीं है. और अगर किसी को लगता होगा एट्रोसिटीज एक्ट डाइल्यूट करना है, ये करना है, तो मैं नागपुर में चैलेंज किया, आज फिर नासिक में चैलेंज कर रहा हूं. शरद पवार जी आपको चैलेंज कर रहा हूं, उदयन भोसले जी को चैलेंज कर रहा हूं, आपकी तमाम टीम को चैलेंज कर रहा हूं. आपने अपनी मां का दूध पिया होगा. आपको लगता होगा कि हमारे अंदर इतनी ताकत है. एट्रोसिटीज एक्ट की बात बोल रहा हूं, तो आप एट्रोसिटीज एक्ट को बाल भी टच करके दिखाओ, इतू सा टच भी करके दिखाओ. आप पूरे एक तरफ और विजय मानकर एक तरफ, आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा. बोल रहा हूं, ये वीडियो दिखा देना शरद पवार जी, बता देना शरद पवार जी को ये वीडियो विजय मानकर साहब आए और ऐसा बोले. आप 3 करोड़ हो, हम 30.5 करोड़ है देश के अंदर. आप 3 करोड़, हम 30.5 करोड़ है SC/ST के लोग. और वो 3 करोड़ में भी आपका डायलेमा है कि कुणबी कोणता आणि मराठा कोणता. मराठा पुरली नाही तर आता कुणबीला मिळवा म्हणता. अरे किती दिवस तुम्ही हा डायलेमा करणार माय डियर फ्रेंड्स? क्यों इतना आप जो है वो तहेश में आ रहे हो? क्यों तहेश में आ रहे हो? एक काम करो और थोड़ा रैली निकालो, थोड़ा ओपन थिएटर में अच्छा लगता है, बिना टिकट के जो है शो देखने को मिलता है. थोड़ा रैली निकालो, अच्छा है बिना टिकट के, क्योंकि मोदी जी ने नोट बंद कर दिया है.
तो बिना पैसा है नहीं जेब में, तो बिना टिकट के अगर आपको थिएटर देखना है तो मराठा रैली को देखो आप। ये ऐसी रैली है जिसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। अभी से जाके लिख लो, अब क्यों नहीं आएगा वो मैं नहीं बोलूंगा। मेरी मंगल विषय से आप रिजर्वेशन मिलता है। बैकवर्ड अगर हुए मराठा तो किसी को कुछ नहीं कहना है, जो भी बैकवर्ड हुए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कुणबी तो ऑलरेडी ओबीसी है, कुणबी ऑलरेडी ओबीसी है, कुणबी को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला है। अब इसमें कुणबी कितना मराठा कितना पहले क्लियर करो। और कुणबी तो ऑलरेडी ओबीसी में। अरे बाबा तू विचार कर, तू यांच्या बरोबर जाऊन तुझं जे काही आहे ते वाचणार की जाणार? तू याच्याकडे लक्ष दे की जेवढं आहे मिळालेलं ते वाचणार की जाणार? आई एम एडवाइजिंग द कुणबीज। कुणबी तो ओबीसी में है, विदर्भ में कुणबी ओबीसी में, मराठवाड़ा में कुणबी ओबीसी में काफी जगह, खानदेश में काफी जगह कुणबी ओबीसी में। ये प्रॉब्लम कुणबी की नहीं, ये प्रॉब्लम मराठाओं की है। ये जो महाराष्ट्र के अंदर में जो कहा जाता है कि 30% है, वो 30% में कुणबी कितना मराठा कितना, इसको क्लियर करो। लेकिन कृपा करके एक काम करो शरद पवार जी, दिन में सपना देखना भूल जाओ। और उदयन राजे जी, अगर सुंदरी का मजा लेना है तो रात को ही अच्छा लगता है, दिन में नहीं लेना चाहिए। ज्यांना कळलं त्यांना कळलं, दुसरी गोष्टी त्यांना कळणार नाही, त्यांच्यासाठी मी बोलणार नाही। तो कम से कम दिन में होश में बोलना चाहिए, रात में नहीं बोला तो समझ में आता। आप लोगों को फिर चैलेंज कर रहा हूं, ये गलती करना मत। एट्रोसिटीज एक्ट का बाल भी बाका नहीं कर सकते क्योंकि विजय मानकर आपके लाइन में खड़ा हुआ है। और आप मुझे मत पूछो कि आप 30 लाख लोग एक जगह सड़क पे खड़े रहोगे और मैं बगैर सड़क पे खड़े जो है इसको कैसे करूंगा, ये मत पूछो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि 21वीं सदी में क्रांति ये शिवाजी महाराज की तलवार से नहीं आएगी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के कलम से आने वाली। तो यू प्लीज डोंट आस्क मी, गो एंड आस्क सावंत एंड गो एंड आस्क कोळसे पाटिल। डोंट आस्क, दे विल टेल यू। बट मैं आपको बोल रहा हूं ये फिजूल की सर्कस छोड़ दो, आपसे एट्रोसिटीज एक्ट कुछ होने वाला नहीं है। आप पहले रिजर्वेशन ही मिला लो, कैसा मिलता है वो आपका चैलेंज है। मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बैकवर्ड है तो मिले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1966 में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, उसके बाद 9 कोर ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हुए। उसमें इंडिया ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को साइन किया, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स को साइन किया, सीडा को साइन किया, सीआरसी को साइन किया, कन्वेंशन ऑफ टॉर्चर को साइन किया, 2007 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स को साइन किया, 2007 में साइन किया। अब मजे की बात यह है, आप देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसके तरफ आप गौर करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का यह व्यू था कि इकोनॉमिक राइट्स ये मूलभूत अधिकार होने चाहिए। लेकिन आज अगर मैं यहां बोल रहा हूं और मुझे कोई कहता है कि नहीं सर आम्ही तुम्हाला बोलू देणार नाही, आणि तसं कोणी ऑर्डर करण्याचा प्रयत्न केला तो आई कैन अप्रोच द हाईकोर्ट एंड हाईकोर्ट विल रिस्टोर माय राइट। वो कहेंगे कि नहीं, अंडर आर्टिकल 19 यू आर हैविंग अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोल सकते हो, हाईकोर्ट मेरे राइट को रिस्टोर करेगा। और अगर तमाम लोग मिलकर भी चाहेंगे कि ये स्पीच नहीं होना चाहिए तो वो स्पीच होगा। व्हाई? बिकॉज आई हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 226 टू अप्रोच टू द हाई कोर्ट और 32 टू द सुप्रीम कोर्ट। बट नाउ यू सी, इफ आई डोंट हैव लैंड, if I don't have a house, if I don't have a job, if I don't have an education, higher education, प्राइमरी के ऊपर 14 साल के ऊपर, if I don't have a provident fund pension, I cannot approach to the High Court or Supreme Court and I can say that my economic rights are being violated, my right to life is being violated, and therefore you must give a directive to the union or the state to guarantee my right.
यानी मैं अपनी बोलने की आजादी के लिए तो पिटीशन कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जमीन के लिए, मेरे पास अगर जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, तो मैं पिटीशन नहीं कर सकता। Why? Because these rights have been transferred to the Part 4 of the Constitution and they are by and large non-justiciable. But human rights को साइन करने के बाद आज हमारे इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स और कल्चरल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल हो गए, वो जस्टिसिएबल हो गए हैं। लेकिन हर बात के लिए हमें कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। हर बात के लिए हमें कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन, और हमारे कोर्ट्स की ये खासियत है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन जुडिशरी, with due respect to the Supreme Court of India and High Courts and all the lower courts also, we duly respect them. अभी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 जजेस ने ये डिसीजन दिया कि आपको राष्ट्रगीत पिक्चर हॉल में गाना पड़ेगा, सॉरी बजाना पड़ेगा, और जब बजता है तो आपको खड़े होना पड़ेगा, तो उसी दिन थर्सडे को मीटिंग थी, मैंने मीटिंग में इंटरनल कहा कि यार राष्ट्रभक्ति थिएटर में क्यों, राष्ट्रभक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों नहीं हो सकती है? राष्ट्रभक्ति जो है वो स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं हो सकती है? राष्ट्रभक्ति जो है वो प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं हो सकती? और राष्ट्रभक्ति मंदिरों में और बुद्ध विहारों में क्यों नहीं हो सकती है? तो एक काम करो, अगर ऑर्डर पास करना है तो ऐसा ऑर्डर पास करो कि आपसे जितने पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस है वहां कोई भी काम होने के पहले राष्ट्रगीत बजेगा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, और सब लोग खड़े होंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में वो बचेगा तो लॉयर्स भी खड़े होंगे और जजेस भी खड़े होंगे। बात बरोबर है कि नहीं? अब कभी कभी ऐसा होता है, मैं जो बोलता हूं पता नहीं कैसे वो दिमाग में किसी के चले जाती है। मी थर्सडेला मीटिंग मध्ये बोललो आणि फ्रायडेला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मध्ये एका ऍडव्होकेटनी केस टाकली। काय केस टाकली? केस टाकली कि सर ये जो आपने ऑर्डर किया है कृपया इसको एनलार्ज करो और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कराओ। कोई गलत बात बोली क्या भैया एडवोकेट ने? डू यू फील भारत के नागरिकों की वो एडवोकेट ने कोई गलत बात की है? नहीं की। पर हमारे जो सम्मानित जज है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हु आर यू? Who are you? Right or wrong? We have passed the order and we cannot overstretch it. यानी आप कौन हो? सही हो या गलत हो? हमने ऑर्डर पास किया और अब हम उसको जो है वो स्ट्रेच नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे कह रहे हैं तो हमारे मन में डाउट आता है। क्या डाउट आता है? कि हमारी जुडिशरी हमें न्याय दे सकती है क्या? जो जुडिशरी हमारे देश में ही कहती है कि हु आर यू, तो मैं योर ऑनर जस्टिस साहब को बताना चाहता हूं कि सुनिए हम कौन है। मैं कोर्ट के बाहर बताना चाहता हूं जनता की अदालत में कि हम कौन है। हम भारत के नागरिक हैं और आप भी भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं, आप भी भारत के नागरिक हैं। और देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, इस देश के लोगों ने बनाया। इस बात को आप समझ लीजिए। और इस देश में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। इस देश में सॉवरेनिटी और सुप्रीमेसी ये लोगों की होती है और वो पार्लियामेंट से एक्सरसाइज होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड होती है। कृपा करके इसको समझिए आप। तो हर बात के लिए मुझे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में जाना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स को जिन लोगों ने पढ़ा है, और ह्यूमन राइट्स जो 102 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस में आया,
आज यूरोप का क्या हाल है? यूरोप के अंदर आफ्टर द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, most countries they incorporated the human rights in their constitution. यूरोप के तमाम देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में, 48 देशों की कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया। जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने अमेंडमेंट किया, जो बाद में मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बने उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। तो व्हाट इज द पोजीशन? द पोजीशन इज कि यूरोप में जब कोई लॉ बनता है, लॉ, अभी एट्रोसिटीज एक्ट अमेंडमेंट हुआ दिसंबर 2015 में, और नया टेबल आया रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ 14 अप्रैल 2016 को। कितने लोगों को मालूम है देश में? पार्लियामेंट ने अमेंड किया। आज पार्लियामेंट बंद है। पार्लियामेंट बंद है इसका मतलब है डेमोक्रेसी का रास्ता बंद है। इसको कृपा करके समझिए। आप ये गेम में मत जाइए कि कौन किसको पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है, कौन किसकी खिंचाई कर रहा है। अगर पार्लियामेंट बंद है इसका मतलब है कि देयर विल बी नो न्यू लॉ, देयर विल बी नो ओवरसाइट बिजनेस। अगर पार्लियामेंट बंद है तो लोगों के लिए रास्ता क्या है? तो आप कोर्ट जाओगे। तो जब आप कोर्ट जाते हो तो जजेस पूछते हो हु आर यू? और 8 तारीख को नोटबंदी हुई। भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि नोटबंदी होते होते दिमाग बंदी भी हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत ओनली द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू टेक सच अ डिसीजन। We have seen that what can happen in the Raj of Modi, जिसका अधिकार केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर को है, रिजर्व बैंक के एक्ट के तहत 1934 के तहत। तो गवर्नर चुप थे और देश के प्राइम मिनिस्टर आकर कहे 8 बजे कि आपका नोट खत्म। अब मजे की बात देखिए, मैं आपको ह्यूमन राइट्स समझा रहा हूं। मजे की बात देखिए, ह्यूमन राइट्स यानी केवल पुलिस और टेररिस्ट के बीच का इशू नहीं है, ये केवल कस्टोडियल डेथ का इशू नहीं है। एक अक्यूज्ड के या जो कन्विक्ट है उसके भी मानव अधिकार है और पुलिस वालों के भी मानव अधिकार है और हम सबके मानव अधिकार है। इसको कृपया समझिए। भारत में मानव अधिकारों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो अब आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट कहता है हु आर यू? अब आप मजे की बात देखिए, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि माय ऑनर बताइए तो सही कि ये सही हुआ या गलत हुआ इंडिया के अंदर। प्रधानमंत्री कहते मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, मैं भारत भ्रमण करूंगा, विदेश भ्रमण करूंगा। अगर मुझे कुछ बोलना है तो ट्विटर पे च्यू च्यू करूंगा। सर्वे कराना है तो व्हाट्सएप की कंपनी वालों को मीटर घुमा के मेरे फेवर में वोटिंग करवा लूंगा, लेकिन मैं पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठूंगा। तो मैंने कहा यार मोदी जी, क्या आप पे नौबत आ गई है? आप कहते थे कि मेरा सीना 56 इंच का है, 56 इंच का है, 56 इंच का है। आप कहते थे मैं कि गिर के जंगल का जो है वो शिया हूं, वो भी जंगल छोड़ के आजकल गांव में जा रहे हैं। देखो आप वीडियो चैनल के ऊपर में। तो मैंने कहा मोदी जी आप में इतना डर क्यों लगता है? आप ट्विटर पे बोलते हो, रैली में कैमरे के आगे बोलते हो, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब कैमरा आगे रहता है तभी आपको रोना आ जाता है, तभी आपको आंसू आ जाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया। तो भाई क्या देश को बर्बाद करने के लिए छोड़ा है? तो मैं मोदी जी से कहा कि गो टू द पार्लियामेंट, sit in the Lok Sabha and Rajya Sabha and explain that what type of a decision you have taken। क्या उसमें क्या बड़ी बात है? पर ये प्रधानमंत्री है, is running from nook to corner, Facebook to WhatsApp,
दिस रैली टू दैट रैली, लेकिन पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कि ये भगोड़ा प्रधानमंत्री है देश में, ये भगोड़ा प्रधानमंत्री है, इज रनिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी से भाग रहा है, ये भगोड़े प्रधानमंत्री है। तो पार्लियामेंट में आंसर नहीं, आप कोर्ट में गए, आप कोर्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस पेंडिंग है, लास्ट डेट 30 दिसंबर है, अभी तक कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर भी नहीं दिया है कि भाई सही है या गलत है। अधिकार कोर्ट का इंटरप्रिटेशन करने का। अब मान लीजिए 30 दिसंबर के बाद अगर कोर्ट कोई डिसीजन देता है, 30 दिसंबर के बाद, और मान लीजिए ये डिसीजन दिया कि गलत हुआ, मान लीजिए, और बगैर गवर्नर ऑफ इंडिया को पनिश किए, बगैर डिप्टी गवर्नर्स को पनिश किए, बगैर फाइनेंस सेक्रेटरीज को पनिश किया, प्राइम मिनिस्टर को तो पनिश कर ही नहीं सकता कोर्ट। तो आप मुझे बताइए रूल ऑफ लॉ का क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का क्या हुआ? दिस इज रूल ऑफ लॉलेसनेस, दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, दिस इज रूल ऑफ लॉलेसनेस। पार्लियामेंट बंद है, गवर्नमेंट जो चाहे वो डिसीजन लेती है, कोर्ट्स उनका अधिकार है निर्णय दे, लेकिन टाइम 3.5 करोड़ पेंडेंसी है देश में, 65,000 करोड़ के ऊपर लगभग सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में मिला दो तो उससे भी ज्यादा पेंडेंसी है। ह्यूमन राइट्स कोड सेक्शन 30 में लिखा है ह्यूमन राइट्स एक्ट में कि हर जिले में बनना चाहिए, अभी तक नहीं बना। एट्रोसिटीज एक्ट में लिखा है स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होने चाहिए, अभी तक देश में नहीं बने। रूल ऑफ लॉ, वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? जिस लॉ में टाइम में डिसीजन नहीं आता, जिस ऑर्डर में एक भी व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, वो रूल ऑफ लॉ कैसे? ये मेरा पूछने का एक बहुत बड़ा सवाल है। पर जब यूरोप में लॉ बनता है तो कैसे बनता है ये मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, और मैं अब SC ST का सॉल्यूशन मैं कैसे लाने वाला हूं ये आपको बताऊंगा। तो यूरोप के अंदर जब लॉ बनता है तो पहले उस लॉ का इंटेंट डिक्लेयर किया जाता है, इंटेंट ऑफ द लॉ। बिल के भी पहले इंटेंट ऑफ लॉ डिक्लेयर किया जाता है कि भाई इस विषय पे हम ये लॉ बनाना चाहते हैं, आपको क्या कहना है? जैसा अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिक्लेयर किया अभी कि भाई आप बताओ ये सवाल हमारे हैं, क्या आपको बोलना है? दैट इज सेड द इंटेंट ऑफ लॉ, इंटेंट ऑफ लॉ। उसके बाद बिल ड्राफ्ट किया जाता है और वो बिल को कंपलसरी भेजा जाता है ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ। वो बिल को कंपलसरी भेजा जाता है ह्यूमन राइट्स पार्लियामेंट्री कमिटीज के तरफ। वो बिल को नोटिफाई किया जाता है, हर एक नागरिक को अधिकार दिया जाता है देश में कि वो बिल में चाहे तो अपने अमेंडमेंट्स को सुझा सके। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमिटीज और ह्यूमन राइट्स कमीशन का ओपिनियन आता है। उसके बाद उस बिल को पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है। उसके बाद उस पर वोटिंग होता है, बिल पास होता है या नहीं होता है वो एमपीज के वोटिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन लॉ बन जाने के बाद भी अगर लॉ में कोई वीकनेस रह जाए और किसी नागरिक को लगता है कि नहीं मुझे उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करना है कि ये ह्यूमन राइट्स को जो है वो वायलेट करता है, तो यूरोप का हर नागरिक जो है वो उस लॉ को चैलेंज कर सकता है अपने कोर्ट्स के अंदर। और मान लीजिए उनके देश के कोर्ट ने एडवर्स डिसीजन दिया तो अपने ही देश के बनाए पार्लियामेंट के लॉ, अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट यूरोप का नागरिक यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपील कर सकता है अपने ही देश के लॉ के खिलाफ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी बजट बनता है पॉलिसी बनती है। अभी बजट बन रहा है, आज मैं आप लोगों की खुशी की बात बता रहा हूं, यह प्रोग्राम केवल ह्यूमन राइट्स का नहीं है,
ये प्रोग्राम सेलिब्रेशन का नहीं है, ये प्रोग्राम एक्शन का भी है। और इसके लिए आज मैं आपको एक खुशी की बात बता रहा हूं। मेरे हाथ में ये आपको एक कागज का टुकड़ा दिख रहा है, ये चार्टर है। इस चार्टर का डेट है 10 दिसंबर। इस चार्टर का डेट है 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और ये चार्टर मैंने अभी 2017-18 का बजट बनने के पहले भारत सरकार को पिटीशन किया है कि बजट बनना कैसे चाहिए। बनने के पहले, बनने के बाद में स्टूडियो में इंटरप्रिटेशन करने के लिए, बनने के पहले मैंने पिटीशन किया है कि देश का बजट कैसा बनना चाहिए। और आपके लिए डिक्लेयर कर रहा हूं, आज खुशी का दिन है कि इस बजट में मैंने ह्यूमन राइट्स में राइट टू डेवलपमेंट और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो एलिमिनेशन का प्रोविजन है, उसके तहत इस बात को जो है वो अफर्म किया है, रेस किया है कि 25% SC/ST को 20% से ज्यादा बजट इस देश में जो है वो गारंटीड हो। और मेरे ओबीसी के लोगों, ये आपके लिए भी मैं बोल रहा हूं, सुनो। पिछला बजट उठाकर देख लो, अब तक का यूनियन बजट उठा के देख लो, आपको ओबीसी का सब प्लान नहीं दिखेगा, ओबीसी का हेड नहीं दिखेगा। और ओबीसी का हेड क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं, व्हाई ओबीसी आर हेडलेस? बिकॉज दे आर फादरलेस। ओबीसीज आर हेडलेस बिकॉज दे आर फादरलेस, बिकॉज दे डोंट नो हु इज देयर रियल फादर। 21 फरवरी 1948 को ओबीसी का जन्म हुआ। 21 फरवरी 1948 के पहले ओबीसी नहीं था। 21 फरवरी 1948 के पहले केवल शूद्र था। 21 फरवरी 1948 को वो नागरिक बना और उसे ओबीसी में रिजर्वेशन भी मिला। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, इसलिए बाबा साहब इज द फादर ऑफ ओबीसी। लेकिन अब तक ओबीसी का भी जो डायलेमा चला, जो कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता उन्होंने नहीं ढूंढा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि चलो जो भी बात क्यों ना हो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र के ओबीसी को इन रैलियों के दौर में कम से कम ये समझ में आए कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दोस्त कौन नहीं है। मैं समझता हूं देर आए दुरुस्त आए, सही रास्ते पर आए हैं। SC/ST ओबीसी का रास्ता सीधा, SC/ST ओबीसी का रास्ता सीधा है। ओबीसी जितने जल्दी ये समझे, मैं समझता हूं उसके लिए अच्छा है। पहली बार मैंने पिटीशन कर दिया है कि ओबीसी का सेपरेट सब प्लान बनाया जाए और 20% से ज्यादा पैसा ओबीसी के लिए एलोकेट किया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि पैसा कितना है। मोदी जी से मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि पैसा कितना है। और मैं बार बार कह रहा हूं आपको नहीं मालूम होगा, तो मैं बता देता हूं पैसा कहां है, कितना है। ये नोटबंदी करके क्यों घुमा रहे हो लोगों को? डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया। अरे भैया पहले डिजिटल तो बनाओ। अभी ये नासिक से लेके धुले के पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाओ, रात को होटल पे खड़े हो जाओ, और आधे से ज्यादा जगह स्वाइप मशीन नहीं चल रही क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। बैंक में पैसा है लेकिन आप पैसा नहीं दे सकते। अपने ही देश में आप जो है वो मॉर्टगेज हो गए हो। कल होटल में खाना खाया, सोचा मेरे बैंक में तो 40,000 रुपए है, मैं 400 रुपए का खाना खा सकता हूँ, 1000 रुपए का खा सकता हूँ। और सोच लिया, खाना खा लिया और बोला है कि आपके पास सर बिल देने के लिए है क्या? बोले सर ATM तो है ना। और स्वाइप किया, पता चला इंटरनेट नहीं चल रहा, पैसा ही नहीं निकल रहा है। वो बोल रहा है सर मुझे तो पैसा चाहिए। आपके पास 200-400 रुपए टोल देने के लिए। आपके आगे सवाल खड़ा हो गया कि मैं पेमेंट कैसा करूं? मोदी जी ये घुमाने का काम बंद करो। और अगर आपको सही में लगता है ना कि इसको ठीक करना है, तो ये जो 14,30,000 करोड़ की जो करेंसी थी 500 और 1000 की, जिसको आपने बंद किया ये कह के कि इसमें ब्लैक इकोनॉमी है, मैं कह रहा हूं 6% से 10% इसमें ब्लैक इकोनॉमी नहीं है। 14,30,000 करोड़ में एट द मोस्ट 10%, यानी 1,40,000 करोड़ के ऊपर ब्लैक मनी नहीं है उसके अंदर। और जितना आपने अभी नुकसान किया 0.5% टू
0.75% जीडीपी नुकसान हो गया। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आपको ये एटीएम बदलने में, नोट छापने में, सर्कुलेशन में लग गया। 50,000 लोग सीजनली अनएम्प्लॉयड हो गए, सीजनली अनएम्प्लॉयड हो गए। अगर इसको आप मिला लो तो 1.5 लाख करोड़ रुपए को निकालने के लिए आप 1.5 लाख करोड़ रुपए तो ऑलरेडी गंवा चुके हो। इसके आगे जो 1 साल भारत की अर्थव्यवस्था नॉर्मल नहीं होगी, उसकी रिकवरी। पटेल, गांधी, अरे मोदी जी इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? सारा तो आधे से ज्यादा आपके गुजरात में ही पड़ा हुआ है। आपके गुजरात में आधे से ज्यादा पड़ा हुआ है। क्या ये मुझे बताना पड़ेगा क्या? अभी 4 रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सीबीडीटी का रिपोर्ट है, एनएससीआर का रिपोर्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस का रिपोर्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का रिपोर्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस का रिपोर्ट है। क्या कह रही है रिपोर्ट्स? रिपोर्ट से कह रही है, रिपोर्ट से कह रही है 2011 में स्विस बैंक एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया स्विस बैंक एसोसिएशन ने? स्विस बैंक एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया कि भाई भारतीयों का कितना पैसा स्विस बैंक में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 30 दिसंबर आ रही है, 30 दिसंबर तक जो करना है आप कर लो। ये 150 लाख करोड़ की जो इलिसिट वेल्थ है, अगर मोदी जी सही में आप ईमानदार हो तो इस वेल्थ को बाहर निकालो और इसको SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लिए सब प्लान में एलोकेट कर दो और देश में 5 साल के अंदर में गरीबी और विषमता समाप्त हो जाए। करो ना। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये कैमरे के आगे आंसू मत बहाओ। मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया। अरे काय बायकोची आठवण येऊन राहिली का तुला? कशाला रडून आला तू? कॅमेरा आला की रडतो, कॅमेरा आला की रडतो। अरे बाबा कशाला रडतो? तो इसलिए ड्रामा बंद करो। ये कैमरे का शो बहुत रियलिटी शो हो गया। विजय मानकर आपको चैलेंज कर रहा है, कई बार चैलेंज किया है कि मोदी जी अगर कह रहे हैं कि 56 इंच का मेरा सीना है तो ये काम करो, या तो डिबेट करना है तो नेशनल टेलीविजन के आगे आकर विजय मानकर से डिबेट करो, या ये स्टेज पे मेरे साथ भाषण देके दिखाओ। देश को पता चल जाएगा कि किसको समझना है। दिखाओ ना करके, और नहीं है तो डिक्लेयर करना कि मेरा सीना 56 का नहीं था, केवल 6 का था, हवा भर भर के 56 किया है। नरेंद्र मोदी जी, आपको ही केवल भाषण देना नहीं आता। इस देश के अम्बेडकराइट लोगों को ज्यादा समझता, इस बात को ध्यान में रखो काली टोपी वालों। तो इसलिए ये गेम बंद करो, ये मजाक बंद करो, और नहीं करोगे तो चिंता मत करो, आपका जो कुछ है वो विजय मानकर बाहर निकालेगा। ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। और उस पैसे को मैं बहुजन समाज के पास लाऊंगा नेशनल बजट में, और उससे जो है वो पूरी इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है उसको समाप्त करूंगा। मैं जानता हूं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बाद में थे, पहले वो इकोनॉमिस्ट थे। इस बात को ध्यान में रखो। तो हमको इकोनॉमिक समझता है, ये मत समझो कि जो शेयर मार्केट में बैठे हैं उन्हीं को इकोनॉमिक समझता है। तो जब पॉलिसी बनती है, बजट बनता है, प्लान बनता है, तो उस बजट में देखा जाता है 2 तरह के बजट बनाए जाते हैं। बजट में ह्यूमन राइट्स के पास उसको कहा जाता है इक्वालिटी बजट, जेंडर बजट। इक्वालिटी बजट, जेंडर बजट यानी देश में समानता लाने के लिए बजट का क्या एलोकेशन होगा, क्या नीति होगी, महिलाओं के लिए क्या बजट होगा, क्या नीति होगी, और साथ में ह्यूमन राइट्स प्लान को बनाया जाता है। अगेन देश के तमाम लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स को पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस की कमिटीज के रिकमेंडेशंस को देखा जाता है। उसके बाद बजट बनाया जाता है। भारत के अंदर में इस तरह का कोई प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने यूएन में जाके रेटिफाई किया। यूनाइटेड नेशंस की कमिटीज कह रही है कि भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। जनरल रिकमेंडेशन 29 ऑफ 2002
यूएन की कमिटीज ने कहा कि भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, एससी एसटी और बाकी डीटीएनटी के लोग इससे अफेक्टेड है। भारत की जुडिशरी में रिजर्वेशन लाओ, ये यूनाइटेड नेशंस के रिकमेंडेशन है। भारत में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाओ, अफर्मेटिव एक्शन लॉ बनाओ, ये यूएन के रिकमेंडेशन है। ह्यूमन राइट्स लॉ कैसे होता है? अभी एट्रोसिटी होती है, जेल होती है, उसको वो बात अलग, लेकिन जो रिलीफ दिया जाता है वो एससी एसटी सब प्लान से दिया जाता है। यानी जो बजट में एससी एसटी का पैसा है उसी से उसको पैसा दिया जाता है। इट इज नॉट अ कॉम्पनसेशन। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका का प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 2000 को देखोगे, या इक्वालिटी एक्ट यूके का 210 का देखोगे, या कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप ह्यूमन राइट्स एक्ट को देखोगे, मलेशिया के एक्ट को देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको यह मिलेगा कि जब कोई डिस्क्रिमिनेशन के वजह से कोई कुछ क्राइम होता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी तो उसकी है, जेल तो उसको होगी, लेकिन सिविल लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। क्या सिविल लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है? कि भाई एक लड़के को मार दिया, इसका क्या हिस्सा, ये जिंदा रहता कितना अर्न करता, उसके परिवार को कितना सपोर्ट होता, इसका कैलकुलेशन लगाया जाता है। वो फैमिली को क्या इमोशनल लॉस हुआ, कम्युनिटी को क्या लॉस हुआ इमोशनल, इसका कैलकुलेशन निकाला जाता है। कैलकुलेशन निकालने के बाद अगर पता चला कि नहीं, कॉम्पनसेशन 1 करोड़ का होना चाहिए, अभी कितना दे रहा है? 8.25 लाख करोड़, सॉरी 8.25 लाख। अगर किसी एससी एसटी को मार दिया तो 8.25 लाख केवल उसको मिल रहा है, प्लस एक को पेंशन मिलेगी घर में, ओल्ड पर्सन डिपेंडेंट अगर है तो। इसलिए ये गलत काम करना छोड़ो। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। हर इंसान पैदा होते से ही उसे मानव अधिकार है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना किसी ने किसी को अधिकार दिया है, ना किसी से कोई अधिकार छीन सकता है। हम मानव करके पैदा हुए, इसलिए हमें मानव अधिकार है, और मानव अधिकार गारंटीड होंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। तो इसलिए हमें कुछ काम देश में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं मोटी मोटी बातें आपको बताता हूं। हमारा आंदोलन हेडलेस नहीं होना चाहिए, हमारा आंदोलन विथ हेड होना चाहिए। इसलिए जो लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, मोर्चे निकालो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कृपा करके बगैर एजेंडे के मोर्चे मत निकालो। अगर आप 10 लाख लोग आ रहे या 10,000 आ रहे, इसको इंपॉर्टेंस नहीं है। डेमोक्रेसी, रिपीट कर रहा हूं, संख्या बल से नहीं चलती है। डेमोक्रेसी संख्या बल से नहीं चलती है, डेमोक्रेसी सिद्धांत से चलती है। डेमोक्रेसी संख्या बल से नहीं चलती है, डेमोक्रेसी सिद्धांत से चलती है। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। अब ये दुनिया का ऑर्डर है। डेमोक्रेसी एमपी के ऊपर नहीं चलती। आज देखो, विजय मानकर अनइलेक्टेड एमपी है, लेकिन पूरी पार्लियामेंट एससी एसटी के इशू पर विजय मानकर को पूछे बगैर कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये पोजीशन मैंने, आई एम नॉट ए मेंबर पार्लियामेंट, लेकिन पूरे 750 मेंबर पार्लियामेंट एससी एसटी के इशू पर बगैर विजय मानकर को पूछे आज कोई गलत काम नहीं कर सकते, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट। और इसलिए मैं एससी एसटी के लोगों को कह रहा हूं, डरना छोड़ दो। अभी आपका इस देश में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। डरना छोड़ दो, आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और मैं अभी ओबीसी का सेटल करने वाला हूं, माइनॉरिटीज का सेटल करने वाला हूं। जिस तरह बहुत बिक्कू 3 महीने वर्षावास करते हैं, 2017 के मानसून में मैं वर्षावास करूंगा, लेकिन वर्षावास और ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का ये जो आंदोलन है,
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने का जो आंदोलन है, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स को जो साकार करने का ये जो आंदोलन है, उसमें शामिल करे, उसमें शामिल हो। और आपको यदि अगर ये बातें ठीक लगती है तो मैं बड़े स्वाभिमान से ये कहना चाहता हूं कि देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो ये काम कर रही है वो कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, मनसे नहीं और कोई XYZ जो है वो बहुजन पार्टीज नहीं है, वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है। अगर ये बातें आपको ठीक लगे, अगर ये बात ठीक लगे तो नासिक के आने वाले इलेक्शंस में इसका रिजल्ट दिखाओ और अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 30 लाख लोगों को खड़ा करके नहीं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजकर ये एजेंडे पर काम करके दिखाओ। ऐसी अपील करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगा। लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द ह्यूमन राइट्स, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जाते जाते मैं इतना कहूंगा, जो लोग सोचते हैं कि हम जाति के आधार पर रूल कर सकते हैं, मानव अधिकारों को, मूलभूत अधिकारों को हम ट्रैम्पल कर सकते, वायलेट कर सकते हैं, वो काली टोपी वाले लोगों को और उनके साथ वाले लोगों को ये कह के जाना चाहता हूं कि अब आपको मैं इस देश में एक एक वोट के लिए, अब मैं आपको इस देश में एक एक वोट के लिए, एक एक नोट के लिए और एक एक मंत्र के लिए तरसाऊंगा, एक एक मंत्र के लिए तरसाऊंगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये मैं आप लोगों को बताकर जाना चाहता हूं। और अब इस आधार पे हम प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध विश्व को निर्माण कर पाएंगे। इस अम्बेडकरिज्म के आधार के, इस अम्बेडकरिज्म के आधार पर मानवतावादी लोकतांत्रिक समाज और मानव अधिकार, मूलभूत अधिकार और प्रबुद्ध राष्ट्र और प्रबुद्ध विश्व बनाने के इस आंदोलन में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में आप शामिल हुए। जय भीम, जय फुले, जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध विश्व।